So this is what we were doing yesterday. Let's move on to या इसका अभी नहीं होगा ये। अब मैंने तुम लोगों के साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी है और मैं तुम लोगों को पेपर का भी बता देता हूँ। अब ईएलटीज वगैरह निकाल लो। और इस वाले का तो प्रिंट वैसे भी नहीं बिकॉज तुम्हारा तो उसका आईजीएससी से होगा, बट निकाल सकते हो, उसका प्रिंट वैसे ले सकते हो। अभी तो इस पे कर लो बिकॉज इसके लिए वैसे जरूरत नहीं है वर्किंग की। All right, so for question number 8, it says apples cost X dollars per kilogram and oranges cost Y dollars per kilogram. The total cost. So once we are done with this, then this is book two. So once we get done with this, then I will see I may move towards properties of circle for some question as if we get done with this. So it says apple costs X dollars per kilogram and oranges cost Y dollars per kilogram. The total cost of 5 kg of apples and 10 kg of oranges is $40. Show that X plus 2Y is equals to 8. So ये तो इतना मसला नहीं है. It is X plus, हाँ? पेज नंबर मुझे नहीं पता इसका. X plus, all right, 5 kg of apples and then 2 10 kg of oranges is given as $40. So if you take 5 common, that makes it X plus 2Y is equals to 8. So that's the value. Next, it says the total cost of 4 kg of apples and 3 kg of oranges is $19. Next is 4 kg of apples and push paper motion. 4 kg of apples and 3 kg of oranges is $19. Use simultaneous equation. Okay. So the total cost of 4 kg of apples and 3 kg of oranges is $19. So that gives us the second equation. This is the first equation. It says use simultaneous equations to find the cost of 1 kilograms of apple. तुम लोगों को क्यों नहीं पता? बेहोश हो तो क्लास में? मैं क्यों बताऊंगा? पेपर पिछला पेपर ही है ना जो कल किया था। तो 1 घंटे के लिए क्या कर रहे थे क्लास में? इस मैं क्यों बताऊंगा? पेपर लिखा हुआ है मई जून 2022। कल भी बताया है कि उसका पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो क्यों पूछ रहे हो आज पेपर? इतना तो याद रखो कल कौन सा पेपर किया था। मई जून 22 पेपर 2 वेरिएंट 1। Okay, 4x plus 3y is equals to 19. This is the second equation. मैसेज में भी लिखा हुआ है कौन सा पेपर है। इतने तुम लोगों ने प्रो मैक्स और दुनिया भर के मोबाइल पकड़े हुए हैं, तुम लोग मैसेज में ढंग से नहीं पकड़ देखते हो। x plus 2y and then 4x plus 3y is equals to 19 जी। कौन सा? कहाँ मैसेज किया? तुम लोग आज ही क्लास का मैसेज कब आया था? कल आया था। इस पे क्या लिखा हुआ था? अच्छा भाई, 4x plus 3y 19 गिवन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें जरा इसको प्लीज। सो 4x plus 3y, दिस इज हाउ द वैल्यू इज गिवन। और इस पे वर्किंग कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 एंड देन -8, सो दैट गिव्स अस -5y एंड देन 9 माइनस द वैल्यू। इसकी बजाय क्या वैल्यू आ रही है? दिस इज 19 माइनस इट वाज 32। क्या वैल्यू आएगी?
ये तो P4 आप मतलब P2 है, उस पर कर सकते हैं। 19 - 32 बताएगा। हाँ, P2 है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब ये नो कैलकुलेटर वाला 4024 का P2 है जी। दिस इज क्या वैल्यू आ रही है? 19 - 32। वो भी है ग्रुप पे। 13/5। हम्म। हम्म। -4 ताकि हम उसे कैंसिल आउट कर सकें। हम्म। तो -4x, -8y, सो देन 3y। अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन से कर लें। ठीक है। नहीं आ जाएगा उससे भी। तो x की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x + 2y इज इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, सो दीज आर द टू आंसर्स। ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनीवन? हाँ ये आ रहा। सही है ना? 13/5। दैट इज 13/5। सही भी तो है आगे। अच्छा, अब इसमें वो कह रहे हैं टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल। सो इसकी 1 किलोग्राम की कॉस्ट डेसिमल में बता दें। हाँ, अब बता सकते हैं डेसिमल में। एक्स की वैल्यू क्या आई है डेसिमल्स में? 14/5 है। और ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या आई है? सही है। सो $2.8 और ये कॉस्ट आ रही है $2.6। क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? Okay, part B. It says solve -8 less than 4 bracket x minus 3 less than 7. So it's -8 less than 4x minus 12 less than 7. Multiply कर सकते हैं. Now you can either solve them by separating the two values या तो इसको इस तरह से लिख लें. -8 is less than 4x minus 12 और ये वैल्यू हो जाएगी 4x minus 12 is less than 7. तो आप कर सकते हैं इसमें. अब सॉल्व करने के लिए वी कैन जस्ट टेक द वैल्यू टू द अदर साइड. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. 4/4 इज दिस 1 < x। एक ये वैल्यू आ जाएगी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप द वैल्यूज के वो लेस देन वगैरह के जहां साइन है वहीं रहे. ताकि साइन चेंज ही नहीं करने पड़े ना. सो एक वैल्यू बन रही है अब. आपके पास जो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 < x इज लेस देन 19/4. ये बन जाएगी पूरी वैल्यू. क्या रखना ही है? समझ समझ आ रहा है? किया हो तुमने? तो कर लो बेटा, कहीं लिखते जाओ ना अपने पास. सॉल्व तो कर लो, बात तो वही है. पेपर पेन कुछ नहीं है. तो ये इस बुक में नहीं है पेपर ये? क्यों? इस बुक में है ना? नहीं नहीं. कौन सी बुक है ये? पेपर 2 होना चाहिए था ना. तो पेपर ले आओ बाहर से जाके.
ब्लैंक शीट्स ले आओ। और पेपर टू में होना चाहिए था, वैसे ही तुम लोग पढ़ भी नहीं रहे हो पेपर टू वेरिएंट वन वगैरह। वहां से 10 दिन रह गए बेटा, अब सीरियस हो जाओ। हाँ, पिछली क्लास में ये नहीं कराई, फिजिकल वाली। पार्ट सी, 4/x-1। सो सेपरेट करने के अलावा क्या कर सकते हैं? सेपरेट करने के अलावा इन दोनों वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो ये 4 खत्म हो जाएगा, और फिर इनमें 3 ऐड कर दें। अगर सेपरेट नहीं करना, ऑल्दो खैर सेपरेट कर लेंगे तो वो भी ठीक है, बट अगर आप नहीं करना चाह रहे सेपरेट तो ऐसे कर लें, इन सबको डिवाइडेड बाय 4 करें, और फिर इसमें 3 ऐड कर लें दोनों साइड पे। दोनों में 3 ऐड करेंगे तो वो फिर वही वैल्यू बन जाएगी, सो इन इवेंचुअली आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, 19/4 ही बनेगा वैसे भी 3 ऐड होके भी। क्लियर है यहाँ तक? चलें पार्ट सी पर आ जाएं प्लीज। पार्ट सी में इट सेज, जो 4/x-1 plus 2/2x plus 3 is equals to 1. Show all your working and give the answers correct to two decimal places. So again ये questions खैर वैसे तो relatively easy ही होते हैं, but and then we can solve them by using the quadratic formula. x की दो वैल्यूज आएंगी, वो बताएगा क्या आ रही है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, एज इन आफ्टर एलसीएम। आफ्टर एलसीएम हमने ये कर लिया ना, x मल्टीप्लाइड बाय 2x मेक्स इट 2x², फिर x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3x, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2x -2x, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3। पूरा पूरा, हाँ। सो एवरी वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द अदर वैल्यू, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर x की वैल्यूज बताएंगे, क्या आंसर्स क्या आ रहे हैं? माइनस, okay, so x is equals to 5.65 and the other value is -1.15। फिर मैंने उसको वो कर दिया ना,
So 2x square 10x को आप मूव कर लें टू द अदर साइड, मेकिंग इट नेगेटिव 10x, and then moving negative plus 10 to the other side makes it negative 10. फिर पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लें, इट्स 2x स्क्वायर माइनस 9x minus 13 and then equals to 0. So x is equals to 5.65 and negative 1.15. Clear? सबने सॉल्व कर लिया ना, ये चलें आगे पार्ट सी. और लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज. It says the diagram shows the positions of three towns A, B, and C. B is on a bearing of 72 from A. Okay, B is on a bearing of 72 from A. So B being on a bearing, आप लिख सकते हैं this is 72. And then C is on a bearing of 150 from A. C is on a bearing of 150 from A. So ये collective total 150 है. That makes this value as 78 only. ठीक है, क्योंकि वो टोटल 150 कह रहे हैं ना, ये पूरा 150 है, तो आउट ऑफ दैट ये पार्ट 78 हो जाएगा, वो पार्ट 72 है. A, B and AC are given. Find the bearing of A from C. तो पूछ रहे हैं फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. फ्रॉम सी वाली बेरिंग बताने के लिए नाउ देयर आर टू वेज टू वर्क विद इट. एक तो आप ऐसे वर्किंग कर सकते हैं बेरिंग देखने के लिए, इसलिए क्योंकि अगर ये वैल्यू 150 है, एक तो बेरिंग में हमेशा एक बात का ख्याल रखा करें, वो ये कि जो फ्रॉम वाली कंडीशन लगा देते हैं ना, फ्रॉम की कंडीशन का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट से वर्किंग करें. हमने इस पे बात भी कर चुके हैं पहले. फ्रॉम सी का मतलब कि आप सी से वर्किंग करें, तो सी से अगर आप बेरिंग देखें, सो द बेरिंग एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, और ये पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेरिंग को. बेरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, बेरिंग ऑलवेज ट्रेवल्स क्लॉकवाइज. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप लोगों ने पहले किया हुआ भी है ये वाली फाइल. द बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दीज वैल्यूज एंड सो ऑन. खैर ये तो चले एक चीज है. अब इसमें सो द बेरिंग स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड द बेरिंग ट्रेवल्स क्लॉकवाइज, ये पूरी बेरिंग निकालनी है. आउट ऑफ दिस एक बात हमें पता है, वो ये पता है अगर आप पैरेलल प्रॉपर्टी पे चले जाएं तो दिस इज ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज 150, दिस इज ऑल्सो 150. सो ये हो गया 150. ये पूरी वैल्यू 150 है. अच्छा ये 150 है, और क्योंकि ये 150 है ना, आप अगर वर्टिकल प्रॉपर्टी से देखें तो with vertical lines if this is 150 this is also 150, so this is 150. अच्छा ये तो वैसे ही पूरा 180 है, सो एक वैल्यू 150 एक वैल्यू 180. अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो वी गेट 330. ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है ना, दिस इज 150 तो ये भी 150 होगा ना, पैरेलल लाइंस है ना, इस प्रॉपर्टी से चल जाएगा ना ये वाली बात कर रहे हैं. ओके, सो फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ये हो गया. उसके बाद लिखा हुआ है बी सी. अब बी सी कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या वर्किंग करेंगे. बी सी के लिए वर्किंग तो खैर आसान है. फॉर बी सी you can work with AB and you can work with AC.
और इस पे हम वर्किंग करेंगे। सो बी सी की वर्किंग के लिए आई वुड डू ए सी। ए बी हो जाएगा 300। कॉस्ट ऑफ जैसे कॉस्ट ऑफ 78 होगा क्योंकि हमें सिर्फ मिडिल एंगल से मतलब है। तो इट विल बी BC square is equals to 300 square plus 280 square minus 2 into 300 into 280 multiplied by cos of 78। इसका आंसर बताएगा क्या आ रहा है? या आंसर द वैल्यू फॉर B3। 365.33 यही आ रही वैल्यू। सही है। ओके पार्ट सी। टाउन डी इज 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी। एंगल ए डी बी इज 120 डिग्रीज। सो एंगल ए डी बी वो कह रहे हैं कि 120 डिग्रीज है। ए डी बी मतलब दिस वुड बी समथिंग ऑफ दिस टाइप। इस जगह पे कहीं पर होगा। और ये वो बता रहे हैं कि टाउन डी इज 145 किलोमीटर। ऐसा कैसे हो सकता है? ओ ए डी बी। सॉरी। कुछ ऐसी वैल्यू होगी समथिंग। हमें एग्जैक्टली नहीं पता। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 120 एंड दिस इज 145 समथिंग लाइक दिस। फाइंड टू पॉसिबल बेरिंग्स ऑफ डी फ्रॉम ए। टू पॉसिबल बेरिंग्स। अच्छा टू पॉसिबल बेरिंग्स वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये ऊपर हो। हमें कैसे पता कि यहाँ पर नहीं है? मे बी दिस इज व्हाट द केस इज। सो ये हो सकता है ये 120 हो और ये 145 हो। आई मीन ये दो वैल्यूज है ना। सो दे आर आस्किंग फॉर द टू पॉसिबल बेरिंग्स। अब टू पॉसिबल बेरिंग्स हम कैसे निकाल सकते हैं? टू पॉसिबल बेरिंग्स निकालने के लिए पहले तो इन एंगल्स पे वर्किंग करनी पड़ेगी कि ये एक तो ये पता है पहले से बाय द वे। ए बी की वैल्यू पहले से टॉप से पता है, इट वाज 72 डिग्रीज। ये तो पहले से ही पता है। आपने क्या करना है, साइन रूल यूज करके ये एंगल कैलकुलेट करना है। सो थ्रू साइन रूल वी विल कैलकुलेट दिस। हाउ टू डू दैट? दिस इज थीटा। I will do 145 upon sine theta is equals to 300 upon sine 120। इससे मुझे मिल जाएगी थीटा की वैल्यू। आप मुझे सिर्फ ये बता देंगे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही
हम्म, हाँ क्या चीज? 24.7445। ओके, 7445, तो 7+7 रखो ना। अच्छा ये वैल्यू हो गई, ये तो आंसर आ रहा है 24.7। सो व्हाट आई विल डू इज, अब मुझे कैलकुलेशन करनी है। सो ये हो जाएगा 72 डिग्रीज प्लस 24.7। एक एंगल ये हो सकता है, कलेक्टिव एंगल। एक ये एंगल हो सकता है, समझ आ रही है बात? एक 72 प्लस 24.7 क्या वैल्यू आएगी? सो दिस इज वन वे टू कैलकुलेट द एंगल। देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट इट। देखें, अगर ये 24.7 है ना, तो ये भी 24.7 होगा। तो उस हिसाब से 72 माइनस 24.7। अब एक दूसरा एंगल ये होगा बेरिंग का, समझ आ रही है बात? एक वही ट्रायंगल नीचे बना हुआ है, वही ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है। दिस इज, सो यू हैव वन पॉसिबिलिटी अबव एंड वन पॉसिबिलिटी बिलो। क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन? जी, आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? एनीवन? क्लियर है यहां तक? चलें, जबरदस्त। बेटा कोई, तुम लोग भी कोई बता दो भाई, अगर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं है तो चले, मसला नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ऑलराइट, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है इसका? हाँ, नहीं 11 भी है, बट छोटा है 11। 11 तो छोटा है। Alright, see question number 10, please. So with question number 10, it says the diagram shows triangles A, B, and C. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. So describe the transformation which maps triangle A onto triangle B. So A को अगर B पे मैप करना है, और आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है, दिस इज नॉट चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द फिगर। मतलब फिगर अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकल नहीं हो रही, और फिगर अगर वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो हम इसको सीधा सीधा मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। सो द ट्रांसलेशन विल बी 2 यूनिट्स लेफ्ट एंड देन 2 यूनिट्स अप। सो 2 यूनिट्स लेफ्ट एंड 2 यूनिट्स अप। नहीं सॉरी, मैं गलत बता दिया। टू 2 यूनिट्स लेफ्ट नहीं होगा, इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा ना। सो 4 यूनिट्स लेफ्ट, 3 यूनिट्स अप। ठीक है, 4 यूनिट्स लेफ्ट एंड देन 3 यूनिट्स अप। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इट्स ट्रांसलेशन ऑफ -4 and 3। इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ -4 and 3। फाइंड द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट द, ये तो करना ही नहीं है। बट अगर वैसे पूछा होता तो A to C जाने के लिए इट्स अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इन द, अगर वो मुझसे वैसे पूछ लेते ये वैल्यू, तो आई वुड हैव रिटन कि इट्स अ रिफ्लेक्शन इन लाइन x = 0। इसको कहते हैं वाई एक्सिस है, बट वैसे इस लाइन का नाम x = 0 होता है। अगर A to C जाने की बात करें तो इट्स अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 0, ऑल्सो नोन एज द वाई। बट लाइन कहते हैं तो फिर x = 0 लिखना पड़ता है। ये मसला है।
वैसे वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। अच्छा, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू डी बाय एन enlargement with center 2, 3 and scale factor 3. Draw triangle D. So triangle A is mapped onto triangle D by an enlargement with center 2, 3 and a scale factor of 3. Draw triangle 3. Triangle D, sorry. अब ये इसकी मैपिंग कर कहां से रहे हैं? ये कह रहे हैं 2, 3 से। 2, 3 विल बी दिस पॉइंट। यहां से ए को मैप कर रहे हैं ऑन अनदर ट्राइंगल डी विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 3। 3 के लिए आप क्या करेंगे? आप इसे कनेक्ट करें एंड वॉट एवर द लेंथ इज वो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। नाउ एट द गिवन मोमेंट वो लेंथ 1 तो खुद है, तो 2 और हो जाएगी आगे। टोटल आपको 3 टाइम्स बड़ा करना है टोटल, जिसमें से वंस वो ऑलरेडी है लार्ज। आप इसको 2 टाइम्स और आगे ले जाइए, दैट्स इट। सो द सेम हैपेंस विद दिस। ये आप यहां कनेक्ट करेंगे, जितनी भी ये लेंथ बन रही है वॉट एवर दिस वैल्यू इज, आप उसको ट्वाइस कर दें। सो ये हम उसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली विद द सेम पोजीशन आगे चले जाएंगे। नाउ फॉर दिस पार्ट अगेन हम वही करेंगे। वॉट एवर दिस लेंथ इज आप उसको 2 टाइम्स, टेक्निकली 3 टाइम्स ही लार्ज कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वंस द वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है enlargement ऑफ स्केल फैक्टर 3। अगर यहां पर एरिया पूछ लेते तो हम वो भी बता सकते थे। अगर enlargement हो रही है बाय स्केल फैक्टर 3, तो एरिया बढ़ रहा होगा बाय स्केल फैक्टर 9, बिकॉज एरिया का स्केल फैक्टर इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द गिवन वैल्यू। सो अगर रेगुलर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 9 हो रहा होता है। क्लियर है जी? एरिया क्या स्केल फैक्टर 2 नहीं था? हाँ, तो 1 पे तो फिगर खुद होती है ना। बाय डिफॉल्ट द फिगर इज एट अ वैल्यू ऑफ 1। कलेक्टिव टोटल 3 होना चाहिए ना। कलेक्टिवली फिगर 3 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। सो दिस इज 1, दिस इज 3, इस तरह। ठीक है। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज P is the point 3, -3 and Q is the point 1, 5. Calculate the length of PQ. So P is the point 3, 3 and Q is the point 1, 5. Calculate the length of PQ. PQ की लेंथ निकालना तो खैर तो मसला नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 68 डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा डेसिमल के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 68 का? डेसिमल वैल्यू फॉर दिस रूट ऑफ 68। ऑल राइट। पार्ट बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of PQ. So finding the equation for the perpendicular bisector of PQ. अच्छा, perpendicular bisector निकालने के लिए we need two values. फर्स्ट तो हमें चाहिए द मिड ऑफ PQ and the M2 gradient. M2 gradient से मेरा मतलब है the negative reciprocal. तो इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of PQ, पहले हम कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 and -3 + 5 divided by 2. This gives me the midpoint. So this is 2. Is it 2, 2? नहीं, 2, 1। और फिर हम पहले निकालते हैं इसका रेगुलर ग्रेडियंट।
तो हमारा रेगुलर ग्रेडियंट होगा -4। बट हमें रेगुलर ग्रेडियंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब आप निकाल सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx+c। सो y इज इक्वल्स टू mx+c क्या हो जाएगा हमारे लिए? y is 1, m is 1/4, x is 2 plus c। So 4y is equals to x plus 2. This is the answer for the equation of perpendicular bisector of PQ. क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? This is the equation for the perpendicular bisector of PQ. किसी भी केस में perpendicular bisector निकालना हो तो you need the value of the mid of those 2 points and the m2 gradient. ये दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो बस ये वाला पेपर हो गया खत्म। और अब ये पेपर तो खत्म, मैं सोच रहा हूँ हम वो करें, प्रॉपर्टी सर्कल कर सकते हैं। तो वी कैन डिस्कस। हाँ, मैं बिल्कुल करा देता हूँ। बिल्कुल बता दे। तो चढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग इन अनदर 2 मिनट्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। मैं ये बंद कर रहा हूँ ताकि वो फिर 1 सेकंड।